अरे भाई एडिटर यार, तूने मेरी वीडियो की शुरुआत में गालियों की बौछार कर दी। मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ मेरी वीडियो देखने आते हैं और तू यहाँ पर गालियाँ दे रहा है। यार ये गलत बात है ना। हाँ मैं मानता हूँ कल सरकार ने तेरी बाइक के अंदर पेट्रोल के साथ थोड़ा सा गन्ने का रस या फिर रूह अफ़ज़ा मिला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू गालियाँ देता रहेगा। भैया सरकार को पैसे की बचत करनी है, सरकार को पैसा चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के लिए घोड़ा गाड़ी बंगला कहाँ से अरेंज करेगी। तो इसलिए तो चुप हो जा और चुपचाप 5 किलो मुफ्त में चावल और गेहूं लेके अपना मुंह बंद कर ले और मुझे वीडियो बनाने दे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। 2016 में लोग एटीएम की लाइन में खड़े थे और 2026 में अब लोग सर्विस सेंटर की लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुनने में यह सिर्फ एक तंज लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया खोलिए, हजारों वीडियो मिल जाएंगी। कहीं बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं कार की पिकअप खत्म हो गई, कहीं माइलेज अचानक गिर गया है, तो कहीं लोग कह रहे हैं कि नई नई गाड़ी बार बार सर्विस सेंटर पहुंच रही है। अब सवाल यह है कि ये सब महज अफवाह है या फिर E20 पेट्रोल को इतनी तेजी से लागू करने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई। आज की वीडियो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध की नहीं है। आज बात होगी सिर्फ सवालों की, और उन सवालों की जिनका जवाब हर वाहन मालिक जानना चाहता है। यार फिर गाली दे रहा है। 2016 में सरकार ने कहा था नोट बदलेंगे तो काला धन खत्म होगा, और आज कहा जा रहा है पेट्रोल बदलेंगे तो देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन सवाल हमेशा नियत का नहीं होता मेरे दोस्तों, सवाल होता है तैयारी का। अगर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने वाली हो तो क्या पहले पूरी तैयारी नहीं होनी चाहिए थी? पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर एक चीज बहुत तेजी से वायरल हुई। लोग बोतलों में पेट्रोल दिखा रहे हैं, कहीं अलग अलग परतें दिखाई दे रही हैं, कहीं लोग दावा कर रहे हैं कि पानी मिला हुआ है, कहीं इंजन मिस फायर कर रहा है और कहीं गाड़ी अचानक बंद हो रही है। इनमें से हर वीडियो सही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शिकायतें आना अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है दोस्तों। अगर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है तो फिर देश भर के सर्विस सेंटरों में अचानक E20 को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? सरकार का कहना है एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। अच्छा 2022 में भी तो बढ़ रही थी। खैर, प्रदूषण कम होगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर होगा। सुनने में ये सारे उद्देश्य अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या कोई भी अच्छी नीति बिना मजबूत तैयारी के सफल हो सकती है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। यही बात सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। अगर यह योजना इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसे धीरे धीरे लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पहले पूरे देश के पेट्रोल पंप तैयार किए गए? क्यों नहीं पहले सभी गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाया गया? और सबसे अहम, जब देश में करोड़ों गाड़ियां अभी भी पुराने इंजन पर चल रही है तो उन्हें अचानक E20 के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? भावनाओं से नहीं, डेटा से बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, देश भर में E20 पेट्रोल की उपलब्धता तय से पहले बढ़ाई गई, लेकिन उस समय तक सड़क पर चल रही अधिकांश पुरानी गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं थी, यानी ईंधन पहले आ गया और इंजन बाद में तैयार हुए। फैक्ट नंबर 2, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने खुद कई बार कहा कि E20 के लिए इंजन, फ्यूल लाइन, रबर सील, ECU कैलिब्रेशन समेत कई बदलाव जरूरी होते हैं, यानी हर पेट्रोल इंजन एक जैसा नहीं व्यवहार करता। नई गाड़ी और पुरानी गाड़ियों में फर्क पड़ सकता है। वहीं अगर फैक्ट नंबर 3 की बात करें दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने एथेनॉल अपनाया, लेकिन धीरे धीरे ब्राजील को फ्लेक्स फ्यूल सिस्टम तक पहुंचने में दशकों लगे। अमेरिका में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीति है। यूरोप के कई देशों में आज भी E5 और E10 सामान्य ईंधन है। तो फिर भारत में इतनी तेजी क्यों दिखाई? यही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब एक और दिलचस्प बात, जब सोशल मीडिया पर शिकायतें बढ़ी तो सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जाने लगी। कहा गया E20 पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ लोगों ने रेसिंग कारों का उदाहरण देना शुरू किया। मैं यार किसी नेता की बात नहीं करना चाहता, आप पहचानिए किस नेता ने इसका उदाहरण दिया, लेकिन यही तुलना गड़बड़ा जाती है, क्योंकि फॉर्मूला 1 हो या फ्लेक्स फ्यूल रेसिंग, उनके इंजन शुरुआत से उसी ईंधन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उनकी फ्यूल लाइंस अलग होती है, रबर कंपोनेंट्स अलग होते हैं, उनकी पूरी इंजीनियरिंग अलग होती है। उन्हें सीधे एक आम अल्टो, स्विफ्ट या वैगनार से तुलना नहीं की जा सकती। तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? मान लीजिए सरकार का उद्देश्य बिल्कुल सही है, मान लीजिए E20 भविष्य का ईंधन है, फिर भी अगर करोड़ों लोगों की गाड़ियां पुराने सिस्टम पर बनी है, अगर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरी तरह तैयार नहीं है, अगर पेट्रोल पंपों पर मॉइस्चर कंट्रोल की चुनौती है, तो क्या कुछ समय का ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए था? यही सवाल आज लाखों वाहन मालिक पूछ रहे हैं, और शायद इसी सवाल का सबसे स्पष्ट जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
असल विवाद तो तब शुरू हुआ जब मामला अदालत तक पहुंचा। याचिकाओं में सवाल उठाए गए कि क्या E20 को पूरे देश में लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी की गई थी? क्या करोड़ों पुराने वाहनों पर इसके असर का व्यापक आकलन किया गया था? और क्या पूरे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था? यहीं से बहस ने मोड़ लिया। सरकार का पक्ष साफ था। उसका कहना था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की एक दीर्घकालीन रणनीति है। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों, ऑटो एक्सपर्ट्स और कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नीति के उद्देश्य पर नहीं बल्कि उसके लागू करने की गति और तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। यानी बहस E20 पर नहीं थी, बहस उसकी टाइमिंग पर थी। आखिर इतनी जल्दबाजी सरकार क्यों दिखा रही है? अगर E20 भविष्य का ईंधन है तो क्या कुछ साल तक E10 और E20 दोनों विकल्प साथ साथ नहीं चल सकते थे? क्या पहले पूरे देश के पेट्रोल पंपों को अपग्रेड नहीं किया जा सकता था? क्या पहले यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था कि सड़क पर चल रही अधिकांश गाड़ियां E20 कंपैटिबल हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब लाखों वाहन मालिक आज भी तलाश रहे हैं और पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं उस तकनीकी मुद्दे की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। आपने शायद एक शब्द सुना होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। सरल भाषा में इसका मतलब है एथेनॉल वातावरण से नमी खींचने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि इसके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पूरी सप्लाई चेन वैज्ञानिक तरीके से तैयार हो तो समस्या की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर कहीं भी फ्यूल स्टोरेज या हैंडलिंग में लापरवाही हो तो फ्यूल क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता नियंत्रण की बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरी गाड़ी 2023, 2024 या उससे पहले की है तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? इसका एक लाइन में जवाब देना मेरे लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल हैं और उनकी फ्यूल कंपैटिबिलिटी भी अलग हो सकती है। इसलिए लगभग सभी वाहन निर्माता एक ही सलाह देते हैं, अपने व्हीकल का मैनुअल देखें और मैन्युफैक्चरर की एडवाइजरी को फॉलो करें। यानी सोशल मीडिया से ज्यादा भरोसा अपनी कंपनी की आधिकारिक सलाह पर कीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया ने भी ऐसा किया जैसे भारत कर रहा है? जी हाँ, ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन वहां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स विकसित करने में कई दशक लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे तैयार हुआ और उपभोक्ताओं को विकल्प भी दिए गए। अमेरिका में भी अलग अलग राज्यों में अलग फ्यूल ब्लेंड उपलब्ध हैं। यूरोप के कई देशों में आज भी E5 और E10 सामान्य फ्यूल है। यानी हर देश ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव किया और यही कारण है कि भारत के मॉडल पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या E20 के फायदे नहीं है? बिल्कुल है, कौन कह रहा है फायदे नहीं है। अगर पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाए तो इसके कई संभावित लाभ, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है, विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, किसानों के लिए इथेनॉल इंडस्ट्री नया बाजार बन सकती है, बायोफ्यूल सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है, कार्बन एमिशन कम करने में मदद मिल सकती है। यानी नीति का उद्देश्य सकारात्मक है, लेकिन हर अच्छी नीति की सफलता उसकी तैयारी पर निर्भर करती है। सरकार कहती है E20 का भविष्य है, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ट्रांजिशन और व्यवस्थित होना चाहिए था। वाहन कंपनियां कहती हैं नई E20 कंफर्टेबल गाड़ियों में चिंता कम है। वहीं कई पुराने वाहन मालिक अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में सही कौन? शायद इसका अंतिम जवाब आने वाले कुछ वर्षों में मिले। लेकिन इतना तय है, यह बहस सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, यह नीति, विज्ञान, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों के भरोसे की बहस है। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सवाल पूछना विरोध नहीं होता, बल्कि बेहतर नीति बनाने की पहली शर्त होता है। अगर सरकार, ऑटो इंडस्ट्री और उपभोक्ता तीनों मिलकर इस बदलाव को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो E20 भारत की बड़ी सफलता भी बन सकता है। लेकिन अगर लोगों की वास्तविक चिंताओं को सिर्फ शोर समझकर टाल दिया गया तो यह विवाद लंबे समय तक चलता रहेगा। बाकी फैसला आपका। तथ्य देखिए, सरकार की बात सुनिए, विशेषज्ञों की राय पढ़िए और फिर अपना निष्कर्ष खुद बनाइए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे ताकतवर ईंधन पेट्रोल नहीं, जानकारी होती है। नमस्कार दोस्तों।